मैं बुलाना चाहूँगा हमारे अगले मॉडरेटर को, चयन जी को। हमारे जो अगले लेखक हैं वो अभी हमारे बीच आ चुके हैं। थोड़ा सा उनके बारे में आपको मैं विवरण दे देता हूँ कि उनकी जो पुस्तक, उसका जो विमोचन वो अपना करना है, रचना आपको बताएंगे। तो महारंग के लेखक त्रिवेंद्र जी ने अपने करियर की शुरुआत एक VFX व मल्टीमीडिया आर्टिस्ट के तौर पे करी। Eventually he developed a liking towards theatre and acting. We have to come understand that त्रिवेंद्र जी has also worked with certain prominent production houses as a director. इस उपन्यास में उन्होंने कहानी के मुख्य पात्र गोविंद कृष्ण, श्री कृष्ण की दृष्टिकोण से मित्रता, पारिवारिक संबंध तथा प्रेम जैसे शाश्वत अनुभव को परिभाषित किया है। कहानी द्वापर युग की है और जैसे जैसे आगे बढ़ती है कहानी के सूत्रधार त्रिवेंद्र जी श्री कृष्ण के युग की परिस्थितियों तथा समवर्ती घटनाओं को न कि चमत्कारिक अपितु वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयत्न करते हैं। मैं त्रिवेंद्र जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने उपन्यास के बारे में कुछ बातें साझा करें। प्लीज वेलकम त्रिवेंद्र जी सर ऑन स्टेज। त्रिवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका अभिनंदन है यहाँ। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, क्योंकि बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे उभरते हुए लेखकों को या किसी भी शायर को प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहले आप सबका शुक्रिया। सर सही माने में सौभाग्य हमारा है सर, पर आगे बढ़े सर उससे पहले मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा जी। आपकी पुस्तक सर जब एडिटिंग फेज में थी सर जी BFC में, तब मैंने पढ़ी थी सर जी। हमारे एडिटर जो हिंदी के संपादक हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी और मैंने किताब पढ़ी थी और मुझे बहुत पसंद आई थी। तब से ही मैं उत्सुक था कि इस बारे में आपसे 2-4 चीज़ें मैं पूछूंगा। तो सौभाग्य मेरा है कि आप यहाँ आए हैं, कि आप यहाँ आए हैं और आज मुझे पूछने का मौका मिला है सर। एक सवाल सर हर लेखक से मैं पूछ रहा हूँ आज सर जी, एंड आई विल कंटिन्यू इन दैट ट्रेडिशन सर। सर आपने लिखना कब शुरू किया? कॉल ले लीजिए। लिखना कब शुरू किया? लिखना कॉलेज के टाइम में शुरू किया था मैंने, लेकिन कुछ ऐसा प्री प्लान होके कभी शुरू नहीं हुआ कि नॉवल लिखेंगे या कुछ ऐसा संग्रह करेंगे कि लोगों के सामने आए। शौकिया तौर पे शुरू हुआ था। और ये जो आप उपन्यास देख रहे हैं महारंग, ये अचानक से सुबह उठा और लिखना शुरू कर दिया। कुछ ऐसा अनुभव था मेरा। कई महीनों से कुछ मन में उधेड़-बुन चल रही थी। बहुत से हमने राइटर्स को, लेखकों को पढ़ा, विश्व साहित्य में पढ़ा। उसके बाद जब अपने हम सनातन ग्रंथों के अंदर आए, तो मेरा थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड है मल्टीमीडिया से, तो हमने जब उन्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा तो हमने देखा कि यार वहाँ तो हर जगह साइंस है। कोई भी ऐसा ग्रंथ है ही नहीं जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क ना दिया जा सके। तो वहाँ से इस विचार का जन्म हुआ और 80% नॉवल ऐसा ही है जैसे फर्स्ट टाइम लिखा गया। कुछ इसमें ज़्यादा चेंजेस किए नहीं हैं। सर क्या बहुत ज़्यादा माने आपने कहा कि इसमें आपने रिसर्च की सर, थोड़ा उसके बारे में रोशनी डालें सर। रिसर्च इन द सेंस आप कह सकते हैं कि जो श्री कृष्ण की लाइफ है एज इट इज इसमें दिखाई नहीं दी है। वो केवल एक रेफरेंस के तौर पे, एक सशक्त सेतु के तौर पे श्री कृष्ण का सहारा लिया गया। उसमें इसके अंदर जो आप छोटे छोटे इंसिडेंट देखेंगे, फॉर एग्जांपल कालिया नाग वाला जो इंसिडेंट है, तो उसमें वो स्नेक नहीं है जैसे हम महाभारत में देखते हैं कि वो एक्चुअल में यमुना के अंदर गए और स्नेक को मारा।
तो इसमें जो कामसा जो राजा है, कंस का जो एक्चुअल नाम कामसा, उसका एक सेनापति कह सकते हैं, और या फिर जो फांसी लगाता है, दंड जो देता है, उस तरह का एक कैरेक्टर है जिसको कालिया का नाम दिया गया है। वो सर्प की आकृति वाली शेप में नाव में बोट में जाता है यमुना की, तो वो सारी चीज़ें हैं। इंस्पिरेशन ग्रंथों से ही मिली। जब मैं पढ़ता था कई बार कि विष्णु जी धरती पे आए गरुड़ के ऊपर बैठ के, तो विष्णु गॉड भगवान को क्या ज़रूरत है कि वो गरुड़ पे बैठ के आए? क्या उन्हें किसी व्हीकल की ज़रूरत है, किसी वाहन की ज़रूरत है? अगर उनको हम परग्रही माने, कोई आकाशीय कोई दूसरा जीव माने, और वो किसी माध्यम से, किसी भी ज्ञान से या गरुड़ ज्ञान से आप बोल सकते हैं कि अगर धरती पे आए, तो बेसिकली ये पूरा वैज्ञानिक तर्क ही है कि उस तरह क्या, अभी आप यूएफओज बोलते हैं उसको, अभी तो इतना रिसर्च हो गया है कि हमसे ज़्यादा बाहर रिसर्च हो रहा है हमारे ग्रंथों के ऊपर। इतने वैज्ञानिक तथ्य आ चुके हैं सामने, जिनको पढ़ के ये सारा इंस्पिरेशन मिलता है लिखने का, और एक नए नज़रिए से लिखा है, तो शायद आप लोगों को अच्छा लगे। सर, कोई लेखक या कोई किताब जिसने आपको प्रभावित किया? बहुत लंबे समय से बहुत सारे लेखकों को पढ़ा है। अब विश्व साहित्य में जाएंगे तो हमने अल्बेर कामू से स्टार्ट किया, उनका पतन, अजनबी प्ले, काफ्का को देखें, कामिलो को सेसिला नोबेल प्राइज मिला उनको, उनका नोबेल, फैमिली ऑफ पास्कल द्वारा को लेकर अलेक्जेंडर पोपरिन, उन सबको पढ़ते हुए इंडियन राइटर्स में सिराप बलदेव है, निर्मल वर्मा, और आपका कृष्णा सोपती, सादत हसन मंटो, बहुत लंबी ट्रेल है। तो किसी एक का नाम लेना बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन आजकल के जो अमीश वगैरह हैं, वो उनसे हम अच्छे प्रभावित हैं, अच्छा उनकी शैली है, तो इसी तरह। सर, साइंस फिक्शन, हिस्टोरिकल फिक्शन, फैंटेसी या माइथोलॉजी, हमारा क्या है? माइथोलॉजी जैसा तो कोई शब्द है ही नहीं। माइथोलॉजी को आप हिस्ट्री बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर है हमारे नज़र में। आप रामायण को अगर माइथोलॉजी बोलेंगे तो राम सेतु तो एग्जिस्ट करते हैं, हिस्ट्री होगा। रामायण की हर एक जो घटना है, हर एक जो भी स्थान है उनका, सब एग्जिस्ट करते हैं। अयोध्या है, सरयू है, पंचवटी है, किष्किंधा है, तो आप माइथोलॉजी को भूल जाए। इसको आप साइंस फिक्शन कहें, पुराने ग्रंथों का एक नया रूप, तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेटर है, क्योंकि इसमें उस वक्त की परिस्थितियों के अनुसार आज की परिस्थितियों में ये किस तरह रिलेट करता है। इसके अंदर जो आपने तो पढ़ा है, जो कालिंदी नदी को हमने दिखाया है, तो उस वक्त भी प्रदूषित दिखाया है, 5000 साल पहले की बात है। लेकिन उस तरह उस दौर में क्या प्रदूषण था, उसका क्या रूप था, क्या चैलेंजेस आए उनके सामने उसको हटाने के लिए। तो आज के अगर आप यथास्थिति से उसको रिलेट करेंगे तो वो भी अच्छा आप उसके अंदर से तर्क ढूंढ सकते हैं। सर, कालिंदी नदी की बहुत बढ़िया बात बताई सर आपने। सर, इस किताब में आपने जो हमारे ग्रंथों में वैज्ञानिक संभावनाएं जिसे कहेंगे, माया है जो, उसको आपने जैसे कहा जाए कि आधुनिक विज्ञान और पौराणिक तकनीकों को सर माने उनके हवाले से आपने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है सर। जी सर, ऐसी कुछ समानताएं हमारे सर श्रोताओं के लिए थोड़ा सा यहाँ पे रोशनी डालें। आप शिव महापुराण अगर पढ़ेंगे, उसके अंदर जो कार्तिकेय का बर्थ का जो पूरा प्रोसेस बताया है, पूरा एक एक डिटेल वैज्ञानिक तर्क के ऊपर आधारित है। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि महाशिव ने और पार्वती ने शादी करी और बच्चे हो गए, ऐसा नहीं है। उसमें बड़े ही तार्किक रूप से बताया है कि किस तरह से अब टेस्ट ट्यूब बेबी ब्रह्मा जी ने बनाया, उसका पूरा प्रोसेस है उसके अंदर। आप अगर इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे तो आप बहुत ये समंदर है,
कोई भी आप ग्रंथ उठा लीजिए, समंदर है हमारे पुराने ग्रंथ। आप शिव महापुराण पढ़िए या आप कठोपनिषद पढ़िए, क्या फिलॉसफी उसकी, अगर आप केवल वैज्ञानिक नहीं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर पढ़ेंगे, गीता को अगर हम हटा दें, गीता तो महाकाव्य है, उससे अलग जितने भी उपनिषद हैं 108 के करीब, हर एक उपनिषद में या तो वैज्ञानिकता की बात हो रही है या मनोवैज्ञानिकता की बात हो रही है। उस दृष्टि से अगर आप पढ़ें या लोगों के सामने एक नए ढंग से प्रस्तुत किया जाए, यंग जनरेशन को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे रिलेट करते हैं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है उन चीज़ों को दोबारा से उनको दिखाने के लिए, इससे पहले की वजह से बहुत दूर हो जाए। सर शिव पुराण की बात करी थी आपने, जी। अब उपनिषद की बात हो रही है सर, महाराज के लिए क्या सर आपने ग्रंथों में रिसर्च की थी थोड़ी बहुत? रिसर्च कोई पर्टिकुलर इस उपन्यास के लिए नहीं की, पिछले 15-16 साल से जितना पढ़ा वो ऑलरेडी एक रिसर्च था, तो ये उसी का निचोड़ कह सकते हैं, उससे प्रेरणा लेके ये सामने आया। सर आप प्रोडक्शन कंपनियों में काम कर चुके हैं निर्देशक के तौर पे सर। जी। इसके अलावा आपका जैसे कि हमारे अभी जो आज के मॉडरेटर हैं उन्होंने बताया भी सर कि आप एक्टिंग का भी शौक रखते हैं सर, और एक्टिंग का थिएटर शौक भी- तो सबको ही होता है, कोई बताता नहीं है। थिएटर कर चुके हैं सर, तो सर क्या छोटे पर्दे पे देखने को मिलेगी हमारे? ये बड़े पर्दे की चीज़ है। सर बड़े पर्दे कोशिश कर रहे हैं हम लोग, स्टोरी बोर्ड के लेवल पे काम चल रहा है अभी से, और मुंबई में कुछ नेटफ्लिक्स वगैरह से हम लोग टच में हैं, तो आपका आशीर्वाद रहा, शुभकामनाएं रहा, तो जल्दी हो सकता है मिले। सर कहानी लिखने के लिए जो आपने प्रोसेस किया, आपने लाइन की कुछ रोशनी डाली सर, या आप माने लाइक क्रिएटिव आउटबर्स्ट था, आप लिखते चले गए? प्लान नहीं किया, लेकिन लगभग 6-7 महीने तक, 8 महीने तक बहुत सारे जो इसके दृश्य हैं वो देखने लगा था, टुकड़ों में अलग अलग कुछ थॉट्स आने लगे थे, तो फिर एक समय ऐसा है कि फिर लिखने से नहीं रोक पाया, और जब स्टार्ट किया तो मालूम भी नहीं था कि एक्चुअली लिखना क्या चाहता हूँ, मालूम नहीं। इसकी जो फर्स्ट लाइन है कि चला आया हूँ मैं यहाँ, यह आना ही था, उससे आगे कुछ मालूम नहीं था, उसमें क्या नहीं ऊपर से विचार आते गए, हाथ चलता गया। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैं बहुत जगह इसमें फंस गया कि आगे क्या ट्विस्ट आएगा। श्री कृष्ण ने तो वो ट्विस्ट वीडियो सोच समझ के डालने थे, अब आप इसको कुछ भी गए, बहुत बार ऐसे इंसिडेंट हुआ जब मैं फंस गया और सो गया, तो सपने में ही सुलझ गया वो ट्विस्ट, मैं वो देख लेता था, वो दृश्य ऐसे दिखाई दे जाता था, एज इट इज मैं नोट करता। सर 4 महीने में लगातार आपने किताब लिखी? 4 महीने। कोई खास सर ऐसी कोई चीज़ जो बात शेयर करना चाहेंगे इस एक्सपीरियंस में, लिखने का एक्सपीरियंस सर जो आपका 4 महीने का था? उस वक्त कुछ भी आदमी के लिए 4 महीने में क्या हुआ, ना सोने का टाइम था, ना खाने का, ना पीने का, और ऑफिस नहीं गया, एक दिन भी ऑफिस नहीं गया, और मुझे डर ये लग रहा था कि अभी जो मुझे उतर रहा है वो बंद ना हो जाए, कोई ऐसा कोई मोमेंट ना आ जाए कि ब्रेक हो जाए, तो मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, तो लगातार लिखा मैंने, लगातार नॉन स्टॉप। सर आपके परिचय लेख के अनुसार और जो शुरुआती पेज है महाराज के उनको पढ़ा जाए तो मुझे चलता है ये आप ट्रिलॉजी प्लान की है आपने सर? क्योंकि कृष्ण आ गए तो एक उपन्यास में तो उनको बांध पाना, तो इसी के लिए भी नामुमकिन है वर्ल्ड में, ये तो फर्स्ट पार्ट है। सर दूसरी किताब पे कुछ प्रोग्रेस कुछ बताइए उसके बारे में। दूसरी किताब को जो मैं आपको बता दूं कि इसमें फोकस क्या किया है कि यहाँ ये किताब खत्म होती है कि श्री विष्णु गरुड़ यान से उतरते हैं, श्री कृष्ण उनके सामने जाते हैं संदीपन ऋषि के साथ, और श्री कृष्ण को श्री हरि को सुपुर्द कर देते हैं, वहाँ पे खत्म हो जाता है। सेकंड नॉवल स्टार्ट होता है कि
जरासन जो है 17 बार अटैक कर चुका है, मथुरा छोड़ने की नौबत आ चुकी है, वो जानते हैं। अभी हम आज देखें जो मथुरा है और जो द्वारका है उसका डिस्टेंस देखें, अभी आपके पास सभी साधन हैं, आप प्लेन से जाइए, ट्रेन से जाइए, अच्छी सड़कें हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि उस वक्त हजारों लोगों को लेकर बैलगाड़ियों पे पैदल, महिलाएं, बच्चे, एक रेगिस्तान को पार करना है, रेगिस्तान बनना स्टार्ट हो गया था 5000 साल पहले, सरस्वती सूखने लगी। तो वो क्या चैलेंजेस रहे होंगे उनके सामने कि हजारों लोगों को पैदल लेकर द्वारका तक जाना, और ऐसा नहीं कि आप द्वारका पहुंच गए और द्वारका बनी बनाई आपके सामने आ गई। वहाँ भी कई साल वो उन्होंने स्ट्रगल किया था द्वारका को पाने के लिए। पहले गोवा में रहते वो बहुत लंबे टाइम तक, गोमंतक उस वक्त उसका नाम था। तो इस पे बहुत ज़्यादा बुक्स पे, पुस्तकों में बात हुई नहीं है। उस एक यात्रा को लेकर जो जर्नी है वो बहुत बड़ी जर्नी है। उस जर्नी में भी इनको दुर्योधन, कर्ण, इन सब ने हस्तिनापुर की तरफ से डिस्टर्ब करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसमें बहुत कम प्रकाश डाला गया। तो स्टार्टिंग हम लोग उस यात्रा से करते, फिर जहाँ तक कृष्ण ले जाएंगे वहाँ तक जाएंगे। सर, आपसे आज का मैं अपना आखिरी सवाल पूछूं, उससे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने बताया था आपको जल्दी निकलना है, 5 बजे कुछ मीटिंग था, तो एक्चुअली मैं अयोध्या का क्रिएटिव मीडिया कंसल्टेंट हूँ, तो अयोध्या मेरा काम था, उसके सिलसिले में। सर, आखिरी सवाल पूछूंगा सर, आपको ज़्यादा नहीं, आप एक किसी इंसिडेंट की बात कर रहे थे मेरे से। जी सर, जी वो क्या था कि आपने कहा कि मैं स्टेज पे बात, मैं बताऊंगा सर आपको। अच्छा वो सीक्रेट है। फिलहाल सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये सर दूसरी किताब आपकी कब पढ़ पाऊंगा? 2023 एंड में, दिसंबर या नवंबर तक इसकी प्लानिंग करनी है। मैं शुरू करूँ? अब मैं 4 महीने केवल बुक के लिए नहीं बैठ सकता, मैं इतनी जगह थोड़ा सा हम फंस गए हैं, तो लिखना स्टार्ट हो चुका है। जो फर्स्ट चैप्टर तक आ चुकी है कहानी, ड्राफ्ट बन गया है, तो जितनी जल्दी हो सकेगा हम लोग कोशिश करेंगे, लोगों के सामने है। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपका भी आने वाली पुस्तक के लिए सर। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम चाहेंगे स्टेज पे विकास सर को दोबारा बुलाने एक बार, ताकि सर जो है सर्टिफिकेट के साथ में सर को सम्मान दें। प्लीज ऑडियंसेस, प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।